हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन ट्यूटर। एंड मैं आपको पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको प्रोटीन पढ़ाया था। प्रोटीन में मैंने आपको अमीनो एसिड करा चुकी हूँ, जो आप पहले देख सकते हैं, क्योंकि बिना अमीनो एसिड को किए आपको प्रोटीन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अमीनो एसिड ही जो होते हैं उनकी पॉलीमर चेन को हम प्रोटीन्स कहते हैं। अमीनो एसिड से ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, तो विदाउट अमीनो एसिड को पढ़े हम प्रोटीन्स नहीं समझ सकते हैं। तो प्रोटीन्स के लिए मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा दिए थे। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन्स का और कंपाउंड प्रोटीन्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद में मैं आपको इसके फंक्शंस आज क्लियर कराने वाली थी। तो प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन किस तरह से वर्क करता है, प्रोटीन क्या है, ये सब चीज़ें मैं आज एक्सप्लेन करती हूँ। तो प्रोटीन जो है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहाँ लिख रखे हैं, फिर उनके एग्जांपल्स लिखे हैं और फिर उसके बाद मैंने उनके फंक्शंस यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, एक मिनट। तो फर्स्ट इसमें स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो किसी भी तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक तरह से स्ट्रक्चर में हेल्प कर रही है, उसको मेंटेन रखने में, उसके कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप। स्ट्रक्चर में कोलेजन है, केराटिन है और इलास्टिक है। कोलेजन वर्क क्या करता है? कोलेजन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट होता है। इट्स इज अ कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कोलेजन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है। फिर आता है केराटिन, या फिर इसको बोलते हैं केराटिन। केराटिन क्या होता है? पहले कोलेजन ये बोन्स में भी प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और टेंडन्स में भी प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। और जो केराटिन होता है वो आपका नेल्स में, हॉर्न में, हेयर में, जैसे कि आप जानते हैं केराटिन का एक ट्रीटमेंट भी किया जाता है हेयर के लिए। तो वो केराटिन एक प्रोटीन होती है जो हमारी हेयर को प्रोटीन देगी, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बाल जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो जो हेयर को ट्रीटमेंट दिया जाता है वो केराटिन ट्रीटमेंट होता है, जो उसको स्मूथ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए किया जाता है। फिर इलास्टिक का मतलब कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। सो इलास्टिक प्रोटीन, कोलेजन एंड केराटिन ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का पार्ट है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर को बनाने में या उसके कंपोनेंट में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल्स या फंक्शंस कहाँ होते हैं इन प्रोटीन्स के? कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है, बोन्स में होती है, टेंडन्स में होती है, आपकी कार्टिलेज, नेल्स, हेयर एंड हॉर्न। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका एंजाइम। फर्स्ट मैंने बताया स्ट्रक्चर में प्रोटीन किस तरह से हेल्प करती है। सेकंड है एंजाइम में प्रोटीन किस तरह से हेल्प करती है। एंजाइम जैसे कि हम जानते हैं मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। इसका मतलब मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं सिर्फ। अब इसमें आता है ट्रिप्सिन क्या है? आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन वो एंजाइम है जो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का रिमूवर, एडिशन। तो ट्रिप्सिन क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद आता है रिबुलोज बिसफॉस्फेट करता है, कैटेलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन टू रिबुलोज। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 का जुड़ना, एडिशन ऑफ CO2, कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन टू रिबुलोज। अब इसके बाद आता है आपका ग्लूटामिन सिंथेटेज। जैसे कि आपको कुछ वर्ड्स क्लियर होंगे। सिंथेटेज का मतलब होता है सिंथेसिस करना, उसको बनाने में हेल्प करना। सो ग्लूटामिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। तो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पे किसका सिंथेसिस हुआ? अमीनो एसिड का सिंथेसिस हुआ। जब मैंने आपको अमीनो एसिड्स कराए थे तब मैंने आपको ग्लूटामिन के बारे में बताया था। तो ग्लूटामिन क्या है? अमीनो एसिड है, उसका सिंथेसिस जो एंजाइम करेगा उसका नाम होगा ग्लूटामिन सिंथेटेज। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर बट नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। इसका मतलब क्या है? मोस्टली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम राइबोसोम बोलेंगे। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीनियस नेचर में नहीं होता है। ओके, अब आया हार्मोन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं जो हार्मोन्स की तरह वर्क करती हैं? दैट इज़ इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ACTS, मतलब और भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स हैं जो हार्मोन्स की तरह वर्क करती हैं। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है।
ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में लिविंग में जो मेटाबॉलिज्म चलती है, प्लांट हो, एनिमल हो, ममेल्स, वर्टिब्रेट्स वगैरह हो, जो भी हैं, उनमें जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है उसको हेल्प कौन करता है? ग्लूकोज या फिर ग्लूकागॉन। ओके, अब इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी से मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्यों? हीमोग्लोबिन एक तरह से एक पिगमेंट है। ओके, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आपका ब्लड में जाता है, ब्लड में जाके ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। मतलब क्या है? जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है? हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा, जैसे ऑक्सीजन नहीं होगा तो फूड की बर्निंग नहीं होगी, हम ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड की, बाइंड करने के बाद हमारी पूरी बॉडी में वो घूमती है, एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 इन ब्लड ये किस में होगा? वर्टिब्रेट्स में होता है ऐसा, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और टाइप्स भी बताती हूँ। जैसे कि आपका आता है पिगमेंट। पिगमेंट में आता है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को मसल्स में। ओके, ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर करता है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मायोग्लोबिन, लेकिन हाँ, इतने जितने मैं लिखाए थे वो तो याद कर लेना, ये आपकी चॉइस है, आप करना चाहें या नहीं। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या करता है? स्टोर O2 इन मसल्स। मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जैसे कि हमें पता है मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती है। और इसके बाद कुछ और भी वो होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट या फिर प्रोटेक्टिव। तो ट्रांसपोर्ट में क्या है आपका? हाँ, ट्रांसपोर्ट में सीरम का या एल्बुमिन का ट्रांसपोर्ट होना। प्रोटेक्शन जैसे आपकी एंटीबॉडीज़ हुई, फाइब्रोग्लोबिन हुआ, थ्रोम्बिन हुआ, ये सब क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। फिर इसके बाद आता है स्टोरेज कैसे होते हैं। स्टोरेज में जैसे मैंने कल आपको कैसिन के बारे में बताया था, कैसिन एक मिल्क प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में क्या स्टोर होती है। कुछ टॉक्सिन्स भी होती हैं। अब इसमें टॉक्सिन्स क्या हैं? ठीक है, जो स्नेक बाइट्स वगैरह होते हैं वो प्रोटीन्स को स्टोर मतलब कि टॉक्सिन भी होती है उनके लिए। अब इसके बाद ये सब कंप्लीट हो गया, फंक्शंस हो गया। अब इनका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी कि इनके स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, क्या डिफरेंस है सारे स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद आपका प्रोटीन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँगी। हाँ जी, तो मैं पहले आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बताती हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जैसे कि मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी हूँ, अमीनो एसिड है। अब जैसे कि अमीनो एसिड के पॉलीमर फॉर्मेशन से, पॉलीमराइजेशन से हमारा क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, 3 है, 4 है। मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, जिसको हमने एक अमीनो एसिड इसका हमने नाम दे दिया A1, सेकंड को A2, A3 एंड A4। अब ये किससे जुड़ा होगा? जैसे कि मैं आपको पहले इसका वो बता चुकी हूँ, इनकी जो बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड की ज़रूरत होती है, या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने इसी अमीनो एसिड को ओपन करके बताया, जैसे कि हमारे पास कोई एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या है? कार्बन ग्रुप, जिसके चारों ग्रुप वो डिफरेंट होंगे। ये जो हमारा अमीनो एसिड प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल होता है। मीन्स यहाँ पे हमारा N टर्मिनल होगा और यहाँ पे हमारा C टर्मिनल होगा। मतलब N टर्मिनल जो होगा, अमीनो ग्रुप जो होगा वो फ्री टर्मिनल होगा, यहाँ पे अमीनो ग्रुप यहाँ फ्री होगा, और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सी ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये कार्बोक्सी ग्रुप हो गया और यहाँ पे हमारा अमीनो ग्रुप हो गया। ओके, और ये हमारा कोई एक अमीनो एसिड है, दैट इज A1, एंड सेकेंड दिस इज A2, and this is A3 and A4 and so on। यहाँ पे कुछ आगे कितने भी अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। तो एक ही अमीनो एसिड है, ये किससे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो इसका N टर्मिनल यानी कि अमीनो ग्रुप जो होगा वो फ्री होगा, और यहाँ पे C टर्मिनल जो होगा वो फ्री होगा। तो जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स का क्या सीक्वेंस होता है? N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ये याद रखना है।
अब प्रोटीन्स क्या होती हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है। जैसे अमीनो एसिड है तो डायरेक्ट तुम्हारे प्रोटीन्स तो नहीं बनेंगे, मे भी हो सकता है उनके बीच में और भी कई प्रोडक्ट्स बने। तो प्रोटीन्स को अगर हम इसमें एक मिनट, अरे यार, प्रोटीन्स में प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स पे जब हम प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, प्रोटीएज एंजाइम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम है, ठीक है। किस में ब्रेक डाउन करेंगे, पेप्टॉन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि अलग अलग उनको ब्रेक कर दिया, पेप्टॉन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में। अब पॉलीपेप्टाइड से हमारा क्या बनेगा, एक सिंपल प्रोटीन बनेगी। सिंपल प्रोटीन बनी, सिंपल प्रोटीन हमारी अल्फ़ा अमीनो एसिड बनेगा। अल्फ़ा अमीनो एसिड जो होता है इससे हमारा प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मैंने अभी आपको फंक्शन बताया था थोड़ी देर पहले कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में, ठीक है, ब्लड में, या फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन का। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन जो होता है 1 मिनट, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, हाँ, 574 अमीनो एसिड से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है, जो एक प्रोटीन है। वो ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद वो अपना वर्क करेगी मेटाबॉलिज्म के लिए। इसी तरह से हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, अब जैसे एक अमीनो एसिड ये है, एक ये है, और अमीनो एसिड अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। अब मतलब कि अमीनो एसिड 1 है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, ज़रूरी नहीं है एक ही तरह के अमीनो एसिड्स हों, और अलग भी हो सकते हैं। अगर इन अमीनो एसिड में किसी भी तरह का डिफेक्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जाती है, जो आगे चल के वर्क करती है। अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, उसके अमीनो एसिड में डिफेक्ट होता है तो उसमें एक अलग तरह की सेल्स बनती है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। आपने नाम सुना होगा। सिकल सेल अनीमिया एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती है हीमोग्लोबिन, उसके सीक्वेंस में डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सेल्स होती हैं ब्लड की, वो अलग शेप की या सिकल सेल जैसी हो जाती हैं, जो कॉनकेव होती हैं उसकी नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसका सेकेंड स्ट्रक्चर बताती हूँ, फिर टर्शरी एंड क्वार्टरी। हाँ, तो फिर मैं आपको इसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट क्लियर करती हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन which arise due to hydrogen bond, that is hydrogen bond between carboxylic acid group and amino group, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों, पॉलीपेप्टाइड्स को जोड़ने के लिए, तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो ऑल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेरिएबल आर ग्रुप। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीनो ग्रुप में एक आर ग्रुप होता है, दैट इज़ वेरिएबल ग्रुप। तो अगर उसका साइज, मतलब उसके साइज पर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिपेंड करता है। अब इसमें अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या है, देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है। अगर उसका साइज बड़ा होगा, आर ग्रुप जैसे कि ग्लाइसिन है, वो बहुत मतलब सिंपल है, सिर्फ हाइड्रोजन होता है, छोटा सा है। लेकिन अगर उसी की जगह हम ट्रिप्टोफैन लगा लें तो वो तो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो लार्ज हुआ। अगर उसमें कोई लार्ज ग्रुप होता है, साइज ऑफ आर ग्रुप इज़ लार्ज, ओके। स्ट्रक्चर आर ग्रुप कहाँ पर होगा, कार्बोक्सिलिक में, और अमीनो ग्रुप के बीच में जो आर ग्रुप आएगा वो लार्ज होगा। तो उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो होगा वो स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगी उनको स्टेबलाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, जिसकी वजह से जो आर ग्रुप होगा वो स्टेबल रह सके और जो इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल रह सके। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कॉइल इन द स्पाइरल स्ट्रक्चर।
तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा लीनियर था, तो ये इसका जो कॉयल हो के एक तरह से कॉइलिंग होती जाती है, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि देखो ये है, अगर ये लीनियर है अभी तक, अब इसके बाद क्या, इसकी कॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अब इसकी कॉइलिंग होना स्टार्ट हुई, एक तरह से ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बन गया जैसा कि मैंने बनाया है, देखो ये स्ट्रक्चर इसी तरह का बन रहा है। अब इनको स्टेबल करने के, ऐसे तो खुलेगा भी, अगर ऐसे ही रहा, जैसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे खुल गया, देखो, ठीक है। अगर इसको स्टेबल करना है तो इसमें किसी की तरह भी हमें पिन करनी है, या फिर फर्स्ट लूप से सेकंड लूप को उसके जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड ये हो गया, नेक्स्ट अमीनो एसिड ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, इस तरह से अमीनो एसिड्स हैं। अब इसका ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, ये हो गया अमीनो ग्रुप। अब यहाँ पे क्या है, O है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अपने साथ बॉन्डिंग बना रहा है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, किसमें, कार्बोक्सिलिक और अमीनो ग्रुप के बीच में। एक ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक ना हो, स्टेबल रहे। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी रुको मैं इसमें डायग्राम बनाती हूँ। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको सेकेंड स्ट्रक्चर क्लियर कर रही थी। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, सॉरी बीटा फ्लैट शीट। मैंने अल्फ़ा हेलिक्स को क्लियर किया था। अल्फ़ा हेलिक्स में आर ग्रुप कैसा था, लार्ज था, लेकिन यहाँ पर आर ग्रुप जो होगा वो स्मॉल होगा, आर ग्रुप इज स्मॉल। बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर, इसका नाम है बीटा फ्लैट शीट स्ट्रक्चर। आर ग्रुप जो होगा यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा, और जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि उसमें हेलिक्स करके स्पाइरल बन रहा था, इसमें जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर बनेगा, जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना, जैसे कि आपको ये है, इतना जो ये है, ये पार्ट है, ये जिगजैग टाइप से है, इस तरह से, मतलब ये इस टाइप से, ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर ग्रुप कैसा है, स्मॉल है, उसको स्टेबल करने के लिए हमें इसका पाथ जो चाहिए वो जिगजैग चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे पता चला था, एक्सरे डिफ्रैक्शन हुआ था, उस टेक्निक से हमें पता चला इसमें आर ग्रुप छोटा है, इसकी वजह से इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, या फिर इसका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो सेकेंड स्ट्रक्चर का ये पार्ट है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक जो ग्रुप होता है वो होगा आपका जैसे एन जमरा, यहाँ पे जो एन है वो यहाँ फ्री होगा, दैट इज़ फ्री पाथ, ओके। अब यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जैसे कि आपका हेलिक्स में था, अल्फा हेलिक्स में था, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप क्या कर रहा है, स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे कॉइल में। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप में फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का, यहाँ पे भी फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का, और यहाँ भी फॉर्मेशन हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड का। इसकी वजह से अभी क्या है, ये दोनों अमीनो एसिड अलग अलग हैं। अगर ये ऐसे ही रहते तो वो स्टेबल नहीं हो पाते। अगर आर ग्रुप यहाँ का, जैसे ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप बहुत बड़ा है, छोटा है, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये बहुत अंदर साइड में रह जाएगा, इनकी बॉन्डिंग भी, पेप्टाइड बॉन्ड्स भी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगी। इस वजह से इसको बराबर करने के लिए, इनके स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है अलग अलग पड़े रहते, नहीं तो कुछ काम ही नहीं होता, इनके प्रोटीन्स ही नहीं बन पाती अमीनो एसिड्स की, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं जो कि इनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए और स्टेबल रहे। अगर स्टेबल रहेगा तो आगे वो वर्क करेगा अच्छे से, नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो वहीं खुल के ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपका बचता है टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरी स्ट्रक्चर। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, उसके बाद मैं टर्शरी एंड क्वार्टरी कल कंप्लीट करा के और लिपिड्स स्टार्ट कराऊंगी। सो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जो नहीं समझ में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।